अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आइंदा माली साल बराए 2024-25 के बजट को अवामी बजट के बजाय अगर IMF का बजट कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल करते हुए अवाम पर 3,800 अरब रुपए के टैक्स का बोझ डाल दिया है, जो कि हमारी तारीख में अब तक किसी भी बजट में लगाए जाने वाले टैक्सों में सबसे ज्यादा है। बजट के बाद सबसे ज्यादा चीखें तनख्वाहदार तबके की सुनाई दे रही हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने माहाना 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक आमदनी कमाने वाले तबके के टैक्स में 100% का इजाफा, जबकि माहाना 5 लाख रुपए तक कमाने वाले तबके के टैक्स में महज 25% और माहाना 20 लाख रुपए कमाने वाले तबके के टैक्स की शरह में 3.7% का मामूली इजाफा किया है। अगरचे हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा जरूर सामने आया है, लेकिन इन सरकारी मुलाजमीन का तनासब तनख्वाहदार तबके में आटे में नमक के बराबर है। आइंदा माली साल के बजट पर कारोबारी तबके की जानिब से भी तहफ्फुजात सामने आ रहे हैं। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बजट में मुकर्रर करदा हदफ मौजूदा माशी हालात में हासिल करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। इन तबकात के अलावा हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी बजट पर तहफ्फुजात का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की एज अ कंट्री, तो जहाँ पर हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि मईशत जो है उसको इस वक्त प्रायोरिटी लेनी चाहिए हर चैलेंज के ऊपर, क्योंकि दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो कि इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट से एक एक्सपेक्टेशन वही थी जो मैंने अभी पहले कहा कि ये IMF का बजट होगा, और अब बहुत से लोगों की राय ये है कि उसने प्रूफ किया है कि ये एक IMF डिक्टेटेड बजट ही है। किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि जो टैक्सेस का मामला है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो है वो हुकूमत लग रहा है कि इस वक्त कोई फोकस है हुकूमत का, क्या खाली बातों की हद तक है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर माहिर मईशत है डॉक्टर खाकान हसन नजीब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। आई रिमेंबर कि मैंने आपके साथ सर एक प्री बजट जो है वो डिस्कशन भी की थी, और बहुत सारी चीज़ों पर हम उस वक्त यही कह रहे थे कि अभी हम पोस्ट बजट देखेंगे कि क्या होता है। एक तो मेरा ख्याल है कि यू वुड एग्री कि जो IMF की वो कह रहे थे कि कुछ बहुत सारी प्री बजटरी कंडीशंस हैं वो हमें नजर आएंगी, तो डू यू थिंक कि वो रिफ्लेक्ट हुई हैं, वो नजर आई हैं बजट में? तो यशवीन, एक तो जो मेरी और आपकी कन्वर्सेशन हुई थी, आप बजट का पहला हिस्सा देखिए पहले। इट इज एग्जैक्टली जो मैंने आपको कहा था, पेंशन रिफॉर्म, टारगेटेड सब्सिडी रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, पावर सेक्टर को मार्केट बेस्ड करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बढ़ती हुई शरह को तोड़ना, गवर्नमेंट के फुटप्रिंट को कम करना, बजट के खसारे को संभालना, और टैक्स टू GDP और बेस को बढ़ाना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बजट। आपके पास तकरीर की कॉपी पहले तो नहीं आ गई थी? ये हमारे जराए से ज्यादा तेज जराए हैं आपके, इसका मतलब है। So, एक तो यशवीन, so I mean, you know, मुल्क को आगे भी लेकर जाना है ना, I mean, one has to, you know, think about this. So one keeps talking about these things through the media, through writings, through our conversations with the people. So this is the right design. The second part of the equation is कि IMF is a necessity. आप उसके बगैर अभी काम इसलिए नहीं चला सकते। 22 अरब डॉलर आपको चाहिए। 22 अरब डॉलर हर साल अगले 3 साल तवातर से चाहिए। इसकी रीफाइनेंस, न्यू लोन्स, पुराने उतारना, कमर्शियल में जाना, रेटिंग को बेहतर करना, IMF की अम्ब्रेला के बगैर आपको कोई 1 टका देने को तैयार नहीं। I mean, when I use this word, I feel sad, but this is the story. पर IMF से क्या नेगोशिएट होगा यशवीन, ये आप पे मुनसर है। आप कितना अच्छा प्रोग्राम नेगोशिएट करते हैं, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दिस इज वेयर दी क्या कहेंगे, प्रोएस ऑफ द लोकल टीम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल टीम, द कमिटमेंट ऑफ द लोकल टीम, दिस ऑल कम्स इनटू दिस। सो अब आप ये देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है। अब मैं आपको एक सेकंड ऐसी चीज कहता हूं जो बहुत कम लोगों को समझ या मालूम है। IMF की एक तो मिशन अभी आया था ना, जो अभी होके गया है। एक इससे पहले मिशन आया था दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फरवरी 2024 में। उस डॉक्यूमेंट में जितने टैक्स के मेजर्स आज आए हैं, लार्जली उसके खद्दोखाल लिखे हुए थे। वो भी एक निगोशिएशन से ही बनता है। मसलन सेल्स टैक्स की तब्दीली, पर्सनल इनकम टैक्स की तब्दीली, एक्सपोर्ट को नॉर्मल स्कीम में लाना, CGT बढ़ाना, ये लार्जली यही डिस्कशन जो है तब से हो रही थी, और वो डॉक्यूमेंटेड है। चूंकि वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है, तो आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट इट पब्लिकली, बट सिंस नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक दैट वर रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट आर पार्ट ऑफ द बजट।
सो एक तो तकवियत ले कौम इस वक्त के फंसे हुए हैं, फंड में जाना ही जाना है, तो फंड के साथ अलाइनमेंट बहुत मुझे आउट नहीं लग रही। सो फंड का प्रोग्राम हो जाएगा, जो इस वक्त स्टेबिलिटी सी है ना, एटलीस्ट रुपया 278 पे कायम है, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, रिजर्व्स 9 अरब डॉलर पे हैं, ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू कर जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि कौम तकवियत ले, इस बात के अंदर दो बातें सर। एक तो ये कि IMF जो बहुत सारी चीजें कह रहा था, आपने कहा कि खदोखाल बजट के वही वाले हैं, जिस तरह आपने कहा कि आप अब उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे बजट में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो गई हैं। IMF को खुश करके प्रोग्राम में तो शायद हम चले जाएंगे आफ्टर दिस बजट, लेकिन क्या ये जो कुछ कहा जा रहा है ये डूएबल भी है? खाली जो FBR का टारगेट है उसी से शुरू कर लें, जो टैक्सेस लग गए हैं उसके बाद भी आपको लगता है कि ये कलेक्ट हो सकता है? तो अगर आपने मैं हमेशा कहता हूँ कि गुड इफ यू वांट टू बी अ गुड पॉलिसी मेकर यू हैव टू सर्व विद द गवर्नमेंट्स, तो तभी आपको समझ आती है कि यू नो व्हाट हैज एक्चुअली ट्रांसपायर्ड। पाकिस्तान ने इस वक्त और ये एग्जैक्ट फिगर हैं 3800 अरब के, आपने दुरुस्त फरमाया कि नए टैक्सेस जो हैं वो आने हैं। इसका थोड़ा सा इसको इस तरह समझिए कि 3800 अरब के टैक्सेशन होनी है नई अगले साल में। इसमें से जो नई टैक्सेशन है ना, वो है 1761 अरब रुपए, टू बी वेरी वेरी एग्जैक्ट। ठीक है। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान के 1500-1600 जो है ना, वो हम कहते हैं कि ऑटोनमस ग्रोथ आ जाएगी। यशमीन, इससे मतलब ये होता है कि अगले साल इकोनॉमी में 12-13% के करीब इन्फ्लेशन होगी, 3-3.5% की ग्रोथ होगी। सो ये जो ग्रोथ है, ये FBR को, अगर FBR कोई नया टैक्स ना लगाए तो 1500-1600, 9200, 400 जो भी इस साल कलेक्ट होता है वहां तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज वन थिंग, यू नो, यू हैव टू बी, यू नो, दिस इज मतलब इस पे क्लैरिटी है। अच्छा, अब अगर आप वहां पहुंच गए तो अब आप कहेंगे 3800 अगर 12,900 अगले साल कलेक्ट करना है, 9,400 इस साल कर रहे हैं। सो ये जो 3800 का गैप है, ये बाकी कैसे? 300 हमने वादा किया है कि कुछ केसेस हैं, एक 7E में केसेस फंसे हुए हैं, कोई टैक्स लगा था, वो 300-400 अरब हमने वादा किया है, हम वहां से ला देंगे आपको। ठीक है। सो एक ये बात हुई। अब रह गए 1761 अरब। पाकिस्तान में इस साल 1761 अरब रुपया नया टैक्स जो है वो लगा है। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। सो लेट मी फर्स्ट से व्हाट इज समथिंग दैट आई कंप्लीटली सपोर्ट। पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 15% लगाया है। मतलब आई फील वेरी सैड कि हम प्रॉपर्टी को सही टैक्स नहीं करते। 15% का मतलब ये है कि आज आप अपना प्लॉट बेचने जाएंगे, जो उसकी वैल्यू होगी, वैल्यूज भी ठीक करनी है। चलें, मतलब करोड़ रुपए का प्लॉट है, 50 लाख तो होगी वैल्यू, तो आपको CGT एट द रेट ऑफ 15% देना पड़ेगा। पहले शायद 10 था, कुछ मराद थी। सो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इसके अंदर एक और अच्छा कदम ये भी नहीं है सर, आई थिंक इसमें तफरीक की गई है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए, और जो गैप है वो इतना ज्यादा कर दिया गया है कि शायद नॉन फाइलर को अब उसका ब्रंट महसूस होगा, जो पहले नहीं होता था। पहले गैप्स बहुत थोड़े होते थे। जब नॉन फाइलर की यशवीन कैटेगरी बन रही थी, तो चूंकि मैं फाइनेंस में उस वक्त मौजूद था, वजीर खजाना के साथ ही बैठा हुआ था, तो आई यूज्ड टू जोक एंड से कि यार अगर मैंने टैक्स दे दिया है तो मैं तो फाइलर बन गया हूं ना, फिर मतलब टैक्स दे दिया मैंने, ये नॉन फाइलर क्या चीज होती है? वो तो पाकिस्तान में ही वैसे कोई चीज है, अनफॉर्चुनेटली ये कैटेगरी और कहीं नहीं होती। हमने उसको बड़ी एक लेजिटिमेट कैटेगरी बना दिया है, बट दैट्स हाउ इट इज अनफॉर्चुनेटली। सो इसका मकसद ये था कि एक तो ये है कि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि यार इट इज मतलब वेरी हाई टू बी अ नॉन फाइलर, इट इज इनकन्वीनियंट। मतलब मेरी तो इज्जत कम होती है कि अगर मेरे पास NTN कार्ड नहीं है, अगर मैं जिस मुल्क में भी, और मैं पाकिस्तान में सिर्फ काम नहीं करता, जब बाहर फाइल करूंगा तो तब भी यही कहूंगा ना कि यार मतलब यू नो, ये तो सो इज्जत, आपका हायर टैक्स, यू नो, पुट एवरीथिंग। आप किसी को आगे नहीं मैं टैक्स हायर दूंगा पर मैं नॉन फाइलर हूँ, आई मीन यू नो। एनीवे, ये अब उसके रेट को खातिर बढ़ा दिया गया। इसको अगले साल में, अब मैं रियली, आई मीन माय नेक्स्ट कैंपेन इज कि इसको खत्म करें। मतलब इफ यू आर नॉट अ फाइलर यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। अभी उन्होंने ये कहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, हज और उम्रे पे जा सकते हैं। मैं वैसे मतलब गुजारिश करूं कि मतलब मैं तो हकूकुल इबाद को बहुत अहमियत देता हूं ज़िंदगी में, हकूकुल्लाह को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। मतलब इस पे भी सोचना चाहिए ना कि अगर मैं
स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं मुल्क का डिफेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो टैक्स मुझ पे लागू है वो मैं नहीं दे रहा, दैट्स माय फर्स्ट ड्यूटी टू माय सिस्टर, माय मदर, माय फादर, माय नेबर, द गवर्नमेंट, माय people who don't earn that much. So you have to really, but it's good कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को और पुश किया गया है. एक थर्ड कैटेगरी बना दी गई है लेट फाइलर की. मैं अभी तक समझ नहीं पाया इतने, you have to understand, in my next interview I'll explain कि क्यों बनाई है उन्होंने. so far so good. एक्सपोर्ट अच्छा है, नॉर्मल रेजीम में ले आए हैं उसको. So this is the second thing. टैक्सेस के ऊपर थोड़ा सा एक कमेंट की जरूर कर दें कि हमने ठीक है कुछ किए हैं मेजर्स, जैसे आपने एक दो अच्छे मेजर्स की तरफ इशारा भी किया है, लेकिन हमने लार्जली अगर बात करें तो वी स्टिल वेंट डाउन द इजी रोड, डिडंट वी? फिर सैलरीड क्लास है उसी की स्लैब्स को शफल करें, जो बेचारे पहले कम तनख्वाहें ले रहे हैं उनके टैक्स रेट्स को तो मेरा ख्याल है 100% इंक्रीज कर दिया गया, जो सबसे छोटी स्लैब है. तो आपको लगता है कि सैलरीड क्लास फिर अल्टीमेटली वो वाली क्लास बनी जिससे सबसे ज्यादा जो है बोझ उठाना पड़ेगा जिसे? So I mean my seniors say because I have a longer life to live, so I always remain hopeful, इसलिए मैं अच्छी चीजें पहले बता देता हूँ. So these are some good measures. दो measures और भी बड़े अच्छे हैं जो मैं बजट के हमेशा मेंशन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बच्चों को स्कूल में खाना मिलेगा. I mean टैक्स से हट के it's a good thing to do यार. You really need to get your kids in school. और वो माँ बाप जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यही सोच के कि उसके बच्चे को खाना मिल जाएगा, they may send their kids to school. That's a great act. इनकम सपोर्ट में हम ट्रेन करने जा रहे हैं बहुत से लोग, चलें 1 लाख 2 लाख में कैटेगरी कुछ भी ट्रेन हो रहे हो बच्चे, बिकॉज 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है. सो दैट्स अ गुड स्टोरी टू टेल. सो चलें ये अच्छा, अब जो काम उन्होंने नहीं किया वो जो थोड़ा सा नहीं किया वो भी बता दूं. कैपिटल गेन्स टैक्स जो इस वक्त स्टॉक मार्केट पे है उसको 15% पे ही रखा है. आई मीन उनको भी ये सोचना चाहिए कि इसको नॉर्मल इनकम में लाना, जैसे एक्सपोर्ट को नॉर्मल इनकम में ले आए ना यार, जो आपका मुनाफा है जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग दे रही है आप भी दें. इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स भी दुनिया भर में आपके मार्जिनल रेट पे होता है. बिकॉज आई वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, सो मैं बहुत ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हमारे साथ है. व्हेन आई यूज्ड टू फाइल, सो होता ये था कि मैंने फाइल किया, इतनी मैंने एक शेयर के में गेन किया, जो मेरा उस वक्त 22, 25, 30% टैक्स रेट बनता था वही मुझे उस पर देना पड़ता था. ये इन्होंने नहीं किया, हालांकि द मार्केट हैज डन वेल. फिर जो काम अजीब सा किया है वो ये है कि एओपी और इंडिविजुअल यानी कि जो काम कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं आपके not small and medium, the small enterprises of Pakistan. 52 लाख एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उसमें से 90% छोटी हैं और वो सारी एओपी और इंडिविजुअल्स हैं. उनका टैक्स 35 से बढ़ा के 45% कर दिया है. आई एम ए लिटिल सरप्राइज्ड कि ये मतलब क्या किया इन्होंने, यानी कि अपर स्लैब का टैक्स 12.5 लाख रुपए बढ़ गया है. तो मैं तो चाहता हूं कि ये कॉर्पोरेटाइज हो, तो अब ये क्या करेंगे कि ये कम दिखाएंगे, ये इनफॉर्मल में जाएंगे. आई एम आस्किंग द गवर्नमेंट थ्रू योर प्रोग्राम टू ईदर एक्सप्लेन टू अस. I'm asking my friends at the IMF to explain to me what is the logic there, because you want to corporatize and that's the thought process you have, then how come you are increasing? You want lawyer, consultant, engineer, whoever is working and not showing up to say कि यार मुझे फाइलर क्या शो अप करने में फायदा है, to show my income, white income. मैं तो कहता हूँ I want to have white income in Pakistan so I can go buy a car, so I can hire things. But सो ये एक अजीब बात हुई है. और एक अजीब सा फिगर आपको, अगर आप 50 करोड़ रुपया कमाते हैं एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो आपका टैक्स 55% कर दिया है. यानी कि 50 करोड़ कमाने पे आप अपने पास कम रखेंगे और सरकार को 27.5 करोड़ रुपया दे देंगे. आई एम नॉट क्लियर व्हाट्स द लॉजिक हियर. सो दे हैव टू मे बी लुक एट इट अगेन. सो आई पर्सनल इनकम टैक्स पे because I'm a little privy to क्या फंड मांग रहा, IMF मांग रहा था इनसे. They have moved the slabs around. इसका मतलब है हायर स्लैब जल्दी आ जाएगी और उस पे 2,70,000 टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा साल का. So yes, that has happened. I don't support it. I don't support it because Yashveen, let's say you were taking from your channel 1 लाख रुपया in 2022, right? Today, let's say कि you had still been taking 1 लाख रुपया, because आज मैं सुन रहा था कि बहुत से साहबी कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इंक्रीज हुए. चलो मैं बिलीव कर लूँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं. आपकी बाइंग पावर 61,000 की
रह गई है। ऐसा ही सो टू पुट मोर टैक्स ऑन यू डजंट मेक सेंस टू मी। अगेन द IMF और द अथॉरिटीज मे हैव सम लॉजिक व्हिच आई एम मिसिंग, बट आई प्रोबेबली लॉजिक जो है वो मेरा ख्याल है वही है, ईज लॉजिक है, आसान जो रास्ता होता है वो चुनना शायद लॉजिक होती है। बट लाइक यू राइटली सेइंग कि ये कुछ चीजें जिसमें हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ अपने आप को फर्दर क्लैरिफाई करे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छा एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लिया, खास तौर पर जो इस वक्त टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं मुल्क के अंदर, अच्छा क्या हुआ बुरा क्या हुआ सब पर बात की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे हम बजट के ऊपर ही। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत हैं, साबिक वजीर भी हैं, डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका आपके वक्त के लिए। मैं प्री बजट एक दो जगह पर आपको सुन रही थी डॉक्टर साहिबा, और भी कुछ सीनियर लोगों को मैंने सुना जिनका हुकूमत से भी ताल्लुक है कि बहुत सारी चीज़ें इस बजट में ऐसी करनी ही हैं जो कि क्योंकि वी हैव टू गो इनटू द IMF प्रोग्राम, तो बहुत सारी चीज़ें उसी कंसिडरेशन के साथ होंगी। अब जब बजट सबके सामने आ गया है, इज इट सेफ टू से कि हमने बहुत सारी प्री बजटरी कंडीशंस मीट कर ली हैं और IMF प्रोग्राम अल्टीमेटली आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए IMF की जो इनिशियल टीम आई थी और जिन चीज़ों का उन्होंने टारगेट्स का या जिस रिफॉर्म्स का उन्होंने इंडिकेशन दिया था तो न्यूज़ के जरिए हमें पता चला है, उसके हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी चेंजेस है जो वो सजेस्ट कर रहे थे वो इस बजट में आई हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी लग रहे हैं कि जो शायद उनके खुद से डिविएट कर रहे हैं उनकी प्लान से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सैलरी इंक्रीज जो हुकूमत ने दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, या फिर आपने जो टैक्सेशन के मेजर्स देख रहे हैं उसमें इतना हेवी रिलायंस और जो है वो इन चीजों पे, तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त बात करेंगे जब IMF से तो पता चलेगा कि क्या सिलसिला है, क्या पेशरफ्त है। और आज प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच थी पोस्ट बजट, उसमें भी वो ये कह रहे थे कि अब जब वो आएंगे उनसे निगोशिएशन शुरू होंगी, दोबारा आगे लिया जाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या। अच्छा, आपने कहा कि सैलरी वाले के ऊपर शायद कोई कंसर्न हो सकता है, बट टैक्सेशन में कौन सी ऐसी चीज आपको लग रही है कि जो शायद उनके साथ अलाइन ना करे जो वो चाहते हैं? देखिए जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है उनका फोकस था कि आप एग्रीकल्चरल इनकम को, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट को, सर्विसेज सेक्टर को जरा ये अंडर टैक्स सेक्टर है इनको टैक्स नेट में लेकर आए। और मुनासिब बात भी थी, यही डायरेक्शन होना चाहिए रिफॉर्म का। बट मुझे ये भी पता है कि ये सेक्टर्स जो हैं वो प्रिंसिपली ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के तहत हैं। तो अब इस स्टेज पे IMF ये जरूर तवक्को करेगा कि आप प्रोविंसेस से, इसीलिए शायद फिस्कल पैक्ट की बात करी उन्होंने कि आप सूबों को ऑन बोर्ड लें और सूबों से इस तरफ पेशरफ्त करने के लिए आप कहें। मैं अपने आप ये समझती हूँ कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पूरा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने वजह से नहीं, हमारे अपने वजह से जी, आपने तो डॉक्टर साहिबा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी जो मामलात है उनको बड़े करीब से देखा है, यू बीन देयर, आपने सेंटर में भी मामलात को बहुत करीब से देखा है। अब आपको नहीं लगता कि जब प्रोविंसेस वर्सेस विज़ावी फेडरल की फेडरेशन की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों के अंदर प्रोविंसेस अपनी जिम्मेदारी को वैसे भी महसूस नहीं कर रहे होते? मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोविंसेस की जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ की जो फाइनेंशियल हमारे मामलात हैं, तो नेशनल फिस्कल पैक्ट हो, कोई और नाम दे दें, ये तो बड़े हसास मामलात हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क की सियासत आपको लगता है इजाजत देगी कि हम इन हसास चीजों के ऊपर मुशावरत भी कर सकें? देखिए आपने बिल्कुल प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई किया इस क्लैरिटी से। सिलसिला ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड हो जाना चाहिए था 2014-15 के बाद, बट हो नहीं पाया। अभी देखिए ओवरड्यू हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव बात है। एक तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होती है, हम हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। आखिर बाकी ममालिक में भी तो होते हैं ये रेवेन्यू ट्रांसफर, इनको पॉलिटिकल इतना एंगल नहीं दिया जाता, इसको टेक्निकल तरीके से एस्टिमेट किया जाता है कि किस सूबे की कितनी फिस्कल नीड है, उसमें कितना गैप, उसकी फिस्कल खुद अपने वसाइल से कैपेसिटी की, अपने वसाइल की कैपेसिटी क्या है, जो डिफरेंस है वो फेडरल गवर्नमेंट नीड करती है। तो ये तो टेक्निकल चीजें होती हैं। ऐसा ही है हमारे यहाँ हर चीज को टेक्निकल के बजाय बस सुपर पॉलिटिकल बना दिया जाता है, जिसकी वजह से सिस्टमैटिकली हर NFC अवार्ड देर से आया है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। इसको टैकल करना है। अब पॉइंट ये है कि ये IMF का मैंडेट नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मेरा अपना ख्याल ये है कि देखें
7th NFC के अवार्ड के बाद जब सूबों को जिम्मेदारी दी गई सेल्स टैक्स की, तो आपने देखा सिंध ने भी अच्छा परफॉर्म किया। मैं तो उस जमाने में कुछ अरसे के मैं खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब बनी थी, हमारे जमाने में 30% ग्रोथ था एनुअली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कर सकते हैं। वो आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, अगर बैकिंग होगी तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हम अपने पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें, उनकी प्रोविंसेस बहुत मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन स्टेट्स जो है उनकी वो करती हैं, फेडरेशन का उतना ही हिस्सा होता है मोस्टली जितना हमारी फेडरेशन का यहाँ पर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे वही बात है कि बहुत सारी चीजों को सियासत की नजर कर दिया जाता है। अब सियासत की नजर होने की जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एक और भी एरिया है, वो प्राइवेटाइजेशन का है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बड़े क्लियर नजर आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं कोई बात नथिंग डूइंग, ये तो चल ही नहीं सकती हैं। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की भी वो बात कर रहे हैं, पीआईए का तो काफी हद तक वो कहते हैं काम भी मुकम्मल हो चुका है। अगेन ये हो सकेगा या ये भी सियासत की नजर होगा, क्योंकि ये बातें तो हम हमेशा सुनते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात गुजारिश करूं, सियासत तो हम अब देख रहे हैं कैसे आगे बढ़ रही है, और ये भी हमने देखा है कि सियासत हमें किस नहज पे ले आई है इस मुल्क में। हाँ। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क में, उनको ये बात का अब भी एहसास अगर नहीं हुआ कि आपके मुल्क की सुवरेनिटी आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से बहुत क्लोजली डिटरमिन्ड है। आप एक सोवरेन मुल्क की तरह खड़े नहीं हो पा रहे इस दुनिया की कम्युनिटी में, सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमिक हालात क्राइसिस से क्राइसिस में निकल के की तरफ पेशरफ्त है। आपने तो डिफॉल्ट के करीब से गुजरे हैं आप। अब और कौन सा वेकअप कॉल चाहिए इस मुल्क को, इस मुल्क के सियासतदानों को, इस मुल्क के पावर्स टू बी को, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, इस मुल्क के बिजनेसेस को, इस मुल्क के प्राइवेट सेक्टर को। और आम आदमी तो बेचारे के पास जबान भी नहीं और वो तो भुगत भी रहा है। अक्सर एलीट भी इस मुल्क के करीब उठे और जरा अपने आप भी अपना रोल प्ले करें, और जो अपना कंट्रीब्यूशन है इस सब में, तो ये सब चीज वो तो डालें। बिल्कुल बिल्कुल। ये इन क्राइसिस के वक्त पे अब आप सैलरी पिछले साल भी आपने कोई 30% बढ़ाई, इस साल भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ गई ना। मैं पिछले साल इसके एग्रीमेंट पे थी, बावजूद इसकी कि वो हमने बजट में थी, मैंने बट ना मैं इस साल हूँ। जब आप कर्जा ले के सैलरीज देते हैं सिर्फ इसलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपको ये पता नहीं है कि कर्जा लेना इटसेल्फ इज इन्फ्लेशनरी नहीं। एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए, मैं अगर अपने लिए बात करूं तो एज अ प्राइवेट सैलरीड पर्सन जो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करती हूँ, व्हाई शुड आई पे अ टैक्स जिससे किसी सिविल सर्वेंट की जो है वो सैलरी के अंदर इजाफा लग रहा है? ये भी एक सवाल है ना, जो एक आम इंसान जो कि सैलरी क्लास से ताल्लुक रखता है वो पूछ रहा है। और इस सब के अंदर भी डॉक्टर साहिबा आखिर में ये जरूर कोई एक कमेंट कर दीजिएगा कि हमने किसी किस्म का कोई एक्सपेंडिचर रिफॉर्म नहीं देखा, ना सुना उसके बारे में कुछ। हमने कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर हम एक्सपेक्ट करते थे कि कमेटियों पे कमेटियां बन रही हैं, शायद कुछ उसमें से निकलेगा, उधर भी नहीं निकला। तो हमारा फोकस क्या इस एरिया के ऊपर क्यों नहीं होता डिस्पाइट ऑल दैट इज हैपनिंग? जी, आपने ये बात भी ठीक कही कि इस वक्त जिस तरह बजट पेश किया गया है उसमें ये सारी बातों का मेंशन जरूर है, बट कॉन्क्रीट प्रपोजल्स एक्शन प्लान दिया नहीं गया है। तो इस वक्त जरूर बजट का टिल्ट जो है वो सिर्फ टैक्स मोबिलाइज करने की तरफ है, अखराजात कम करने की तरफ नहीं है, जो कि बजट डेफिसिट को कम करने की डिजायरेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको पहले अखराजात को देख के उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, उतना ही जरूरी है जितना टैक्स को ब्रॉड बेस करके उससे बेहतर मोबिलाइज करना जरूरी है। तो ये गैप जरूर लग रहा है, मगर जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बारहा कह रहे हैं अपनी स्पीचेस में कि कुछ आने वाला है 1-2 महीने में जिस डिटेल प्लान, तो देखते हैं। पॉइंट ये है कि पीडीएम गवर्नमेंट में जब हम थे तो हमने एक ऑस्टेरिटी प्लान बना के दिया था गवर्नमेंट को, ठीक है, उस जमाने की। हाँ। उस जमाने में तो वो पीडीएम गवर्नमेंट में वो ऑस्टेरिटी प्लान का, क्योंकि वो सिर्फ 16 महीने की गवर्नमेंट थी, इलेक्शन इतने करीब थे, कुछ भी नहीं हो पाया। अब देखते हैं कि वो उस प्लान से ही शुरुआत कर लेते, मगर अब चलिए लेट्स गिव देम सम क्रेडिट और लेट्स सी कि वो अब अगले 1-8 महीने में क्या लेकर आएगा, जो है उसके अंदर कोई तब्दीली आती है। जी जी, जी। क्रिटिकल बात ये कि इस बात में कोई साल ना लग जाए। हाँ। क्योंकि अगर आप 1 साल लगाएंगे प्लान करने के लिए और 1 साल लगाएंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए,
तो फिर आप आ जाएंगे उस साइकिल पे कि जब फिर गवर्नमेंट कहेगी लीजिए अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अब हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर बिल्कुल ऐसा ही है जी। और फिर हम उस साइकिल के करीब भी आ जाते हैं कि जब हम अगले कर्ज के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं क्योंकि हमने खुद कुछ भी नहीं किया होता। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जैसे कि उन्होंने कहा, वैसे वो जो एक बात करी है कि हमने 16 महीने की हुकूमत थी, हम कुछ कर नहीं सके। एक गिला ये भी किया जा रहा है कि जो 16 महीने की हुकूमत है, कुछ चीज़ों को अगर सेट इन मोशन कर देते तो शायद आज हालात बेहतर होते, लेकिन उस वक्त भी नहीं किया गया। अभी भी जो है वो खाली बातें हैं लेकिन कोई प्लान ऑफ एक्शन नजर नहीं आता। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उसके हवाले से, और ख़ास तौर पे बजट आ जाने के बाद हमने देखा पिछले कई दिनों से मुसलसल बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो टेक ऑफ कर सकेगी फाइनली या उस स्टेज पर नहीं है। तो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं येट अनदर सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नासिर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी कुछ दिन हो गए बजट को आए हुए, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि वो जो एक बात बार बार की जा रही थी कि ये बजट जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले तो ये इंडिकेट करेंगी कि कुछ प्री बजटरी एग्रीमेंट्स हुए थे आईएमएफ के साथ जो रिफ्लेक्ट होंगे इस बजट के अंदर। यू एग्री विद दैट? आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वाकई आईएमएफ डिक्टेटेड थी या आईएमएफ बैक्ड थी जो कि आपको बजट में नजर आई? आई थिंक अगर हम बजट को ओवरऑल देखें, आपका जब आप स्पीच का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं तो उसमें उन्होंने काफी रिफॉर्म्स की बात की, एसओईज की प्राइवेटाइजेशन की बात की, या कुछ गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर रहे थे उनको बंद करने की बात की। तो ये वो सारी चीजें जो काफी अरसे से जिस पे बात हो रही थी और आईएमएफ भी इस पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा था। फिर जब अगर आप टैक्स में उसके इंक्रीज को देखें, मुख्तलिफ आइटम्स पे जो टैक्स लगाया गया है उसको देखें, तो ये वो सारी डिस्कशन हैं जो पिछले तकरीबन 3-4 माह से मुख्तलिफ फोरम पे हो रही थी कि आने वाला बजट हमारा कैसा होगा, उसमें किस किस्म का टैक्सेशन सिस्टम लाया जाएगा। जैसे एफबीआर की रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, नॉन फाइलर पे टैक्स इंक्रीज किया गया है, सैलरीड लोगों पे टैक्स इंक्रीज किया गया। तो ये सारी बातें डिस्कशंस का हिस्सा थी डिफरेंट फोरम्स पे। सही। अच्छा, ये जो भी आपने कहा नॉन फाइलर्स वाली बात, तो टैक्स कलेक्शन का एक टारगेट सेट किया गया है, एफबीआर में रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। आफ्टर द बजट मैंने बहुत से लोगों को, खासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी में ये बात होती हुई सुनी है कि ये जो बजट है ये तो प्रमोट करेगा कि लोग और टैक्स एवेट करें, लोग और कोई तरीके इख्तियार करें कि टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि ये शायद कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक नंबर्स हैं और फिर वो हैं स्टैट्स हैं जो सामने आए हैं टैक्सेस को लेकर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया। और पाइड ने अभी बजट पेश होने से 2 दिन पहले एक पूरा टैक्स पे एक रिफॉर्म पैकेज दिया है। हमने उसमें भी ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की जो तरक्की है वो बढ़े, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए आपको टैक्स रेट बढ़ाने के बजाय आपको टैक्स रेट कम करना होगा। जब आप टैक्स रेट को कम करेंगे तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा, लोगों को इंसेंटिव होगा कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इस टैक्स में अगेन वही पुरानी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया है कि हमने टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स रेट को हमने बढ़ाना है, क्योंकि हम टैक्स नेट को तो बढ़ा नहीं पा रहे, ना ही हम लोगों को इतना एतमाद दे रहे हैं कि वो आए और टैक्स पे करें। तो वो पुरानी ही एक किस्म की हम रेसिपी को यूज किया गया इस दफा भी कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे टैक्स लगाएं, जो चोरी कर रहे हैं उनको हम पकड़ना नहीं चाहते, उनको हमने नॉन फाइलर कह दिया जी ठीक है आप ज्यादा टैक्स दें और जो मर्जी करें। इस तरह से सिस्टम नहीं चलता। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले ही नहीं है एफबीआर पे और वो कम होता जाएगा। हमें ऐसा निज़ाम चाहिए था जिसमें हम टैक्स की रेट को रैशनलाइज करते, हर बंदे को और हर इनकम को एक जैसा ट्रीट करते, ताकि लोगों को एक फेयरनेस सिस्टम में नजर आती, लोगों को एतमाद सिस्टम पे आता और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली टैक्स आपका बढ़ना था। हमने कहा कि जब आप टैक्स रेट को कम करेंगे तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेंगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से आपका टैक्स रेवेन्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो हमने पूरी कैलकुलेशन करके, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट सर ये है ना कि हम लोग व्हेन इट कम्स टू टैक्स कलेक्शन, खास तौर पे हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स किसी सोल्यूशन पर जाना नहीं चाहते। हम नए लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए काम नहीं करते, जो आप स्ट्रैटेजी बता रहे हैं इस तरह की किसी और चीज पर हम गौर नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट, एफपीआर का जो कलेक्शन टारगेट है वो 38% से जंप किया है। जितने टैक्सेस लगाए गए हैं उसके बाद भी आपको लगता है कि ये ऐसा टारगेट है जो अचीवेबल है? देखिए, अब गवर्नमेंट करती क्या, अगर आप हमारी पिछली हिस्ट्री को देखें तो हर 3 माह बाद वो एक मिनी बजट लेके आ जाते हैं या एसआरओ ले आते हैं। जब भी उन्हें लग रहा होता है कि हम जो अपना रेवेन्यू टारगेट हमने फिक्स किया था वो हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो एक नए टैक्स के साथ आ रहे हैं। ये भी सिस्टम में एक किस्म की
अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, जो बिजनेस को हर्ट करता है। बजाय इसके कि हम एक लॉन्ग टर्म लोगों को विजन दें कि भाई हमारा ये टैक्स रेट होगा, ये टैक्स पॉलिसी है हमारी टैक्स पॉलिसी ऐसी होगी जो बिजनेस को फैसिलिटेट करे, आपकी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करे, तो वो खुद टैक्स कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब भी क्या होगा, आप देखिएगा कि 2 माह बाद 3 माह बाद फिर गवर्नमेंट एक नए मिनी बजट के साथ आएगी, फिर इसमें रिवीजन हो रही होंगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो आपके एक्सपेंडिचर हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं होते। अगर आप पिछला इकोनॉमिक सर्वे उठा लें तो आपका टैक्स का जो हदफ है उससे आप कम रहे, जो एक्सपेंडिचर्स का आपने टारगेट बनाया था उसके आप ऊपर चले गए। तो ये वो स्लिपेजेस हैं जो अगले साल भी आएंगे, क्योंकि इस पे कोई कोर्स करेक्शन तो बता ही नहीं की। क्या एक्सपेंडिचर्स की सर हम बात कर रहे हैं, कोर्स करेक्शन हमने की नहीं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की तरफ हमारा कभी फोकस नहीं होता। वो जैसे आपने दुरुस्त कहा कि वो जो हम टारगेट रखते हैं हम हमेशा उससे ऊपर चले जाते हैं, बट ये जो मिनी बजट वाली आप बात कर रहे हैं, फिर यही तवक्को रखें कि ट्रेडिशनली जो होता है कि जब कहीं कट लगाने की जरूरत पड़ती है तो पहली छुरी जो है वो डेवलपमेंट के बजट के ऊपर चलती है। तो पीएसडीपी बहुत बड़ा रखा है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि एग्जैजरेटेड अमाउंट है, लेकिन शुड वी एक्सपेक्ट कि ये कट जाएगा किसी आने वाले मिनी बजट के अंदर? बिल्कुल, पिछले सालों की आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, इसलिए इंटेंशनली इसको ज्यादा रखा जाता है कि जब आप टारगेट मीट नहीं कर रहे होते तो ये एक आसान हदफ होता है। हम तो ये कह रहे थे कि इसको फ्रीज कर दें कुछ अर्से के लिए, क्योंकि आपके बेतहाशा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से लिंगर ऑन हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है उनको फाइनेंस करने के लिए। तो पहले आप प्रायोरिटी देते, उनको कंप्लीट करते, अपनी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करते, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते, और उन तमाम हेड्स को जहाँ पे हमें लग रहा है कि जैसे हमारा बहुत सारा पैसा सब्सिडी में जा रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा पैसा, इवन गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट कहती है अराउंड 3.5-3.7 ट्रिलियन टैक्स एक्सपेंडिचर के माध्यम में हमने लोगों को छूट दी है। तो अगर वही कलेक्शन हम कर लें और ये इस तरह के टैक्स एक्सपेंडिचर को, सब्सिडी को ख़त्म करें, तो हमारा काफ़ी हद तक जो डेफिसिट है वो इन चीज़ों से पूरा हो सकता है, ना कि हम नए टैक्स लगाएं, लोगों को पे और बर्डन डालें, और जो कोई बिजनेस बेचारा करना चाहता है उसको भी ना करने दें। अच्छा, प्रायोरिटी क्या आपने कहा कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम पुरानी चीज़ों को जो है पहले मुकम्मल करें, हमारी प्रायोरिटी एज एन इकोनॉमी है क्या? इस बजट के अंदर जो सबसे ज़्यादा, मुझे नहीं पता आपके लिए डिसअपॉइंटिंग चीज़ क्या थी, जो मुझे लगी कि हमने किसी इंडस्ट्री की बात नहीं की। हमने अगर पिछले बजट को उठा के देखें, भले वो एग्जैजरेटेड क्लेम्स थे, लेकिन आईटी सेक्टर पर एक फोकस नजर आ रहा था। हमने ऐसा कोई फोकस इस बजट के अंदर नहीं देखा, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात नहीं देखी, कोई एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात नहीं देखी। पाकिस्तान के अंदर सनतें, ये एक वो है, एक फिजा बनी हुई है कि प्रैक्टिकली अब खत्म हो रही हैं और बंद हो रही हैं, लेकिन हुकूमत का फोकस था सर कोई इंडस्ट्री के ऊपर इस बजट के अंदर? देखिए, इस बजट में या इवन जो पिछला इंटरम गवर्नमेंट ने एक पार्ट टाइम बजट दिया या इवन पीडीएम ने दिया, इन तीनों बजट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एक ही फोकस था कि किसी तरीके से हमें आईएमएफ से लोन मिल जाए जी। इस वक्त भी देखें, आपको पूरी स्पीच में एक ही चीज बार बार रिपीट होती हुई नजर आएगी, वो थी टैक्स। किस पे हमने टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, कहाँ पे हमने टैक्स रेट को बढ़ाना है। देखिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? हमारे नजदीक जो हमने इवन प्रपोजल दिया, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। जब तक ये दो प्रायोरिटीज नहीं होंगी और इसके अराउंड हमारा बजट नहीं बनेगा, कभी भी हम इस बजट से ये तवक्को नहीं रख सकते कि हमारा इकानमी तेजी से चलेगी, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इस साल भी देख लें आपने, ओनली 2.4। ऑफ कोर्स पिछले साल से हम कंपेयर करके बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने 2.4% अचीव कर लिया, लेकिन आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इससे ज्यादा है, इसका मतलब स्टिल आपकी नेगेटिव ग्रोथ रेट है। तो ये वो सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट आपकी वही पे वही है, स्टेगनेट है। कोई यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर नहीं आना चाहता, तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? सर, हमारी गवर्नमेंट के तो बड़े क्लेम्स है, वो कहते हैं जी बहुत पोटेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लाइंड अप है और इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं पाकिस्तान। मुझे देखिए, एज अ कौम हमें बहुत शौक होता है, हम हर चीज को गेम चेंजर बना देते हैं। हम बाहर से आते हैं तो हम दूसरे मुल्कों को फतह करके आते हैं, ये कहना हमारे लिए एक किस्म की हैबिट भी बन चुकी है, और इसमें हमें एक पॉलिटिकल कैपिटल नजर आता है। लोगों को हम समझते हैं कि लोगों को तो पता नहीं है। आप प्रोग्रेस देख लें, पिछले 3 सालों की देख लें, पिछले 10 सालों की देख लें, आप नेबरिंग कंट्री के साथ कंपेयर करके देख लें, क्या हमारे मुल्क में कोई बड़ा सेक्टर, कोई बड़ी कंपनी आई जिसने इन्वेस्टमेंट की? ऐसे ही कोई नई हमारे यहाँ कंपनी बनी। आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो आपको छोड़ के जा रही हैं। आपका अपना इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है, बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। हमने वो सर्टेनिटी वाला कल्चर ही अडॉप्ट नहीं किया पिछले, अगर आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें। बिल्कुल ठीक है सर, एक क्विक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें। SIFC का प्लेटफॉर्म कुछ कर सका है, या उसके अंदर आप कोई पोटेंशियल देखते हैं फ्यूचर में कुछ करने का?
देखिए, हमें हर चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं। सीपैक आया, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। अब SIFC से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारे लिए गेम चेंजर है, क्योंकि हर चीज़ के साथ हमने गेम चेंजर लगा दिया। SIFC को आप एक टूल यूज़ करें इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ मिसिंग है वो आपकी जो थिंकिंग है। आप समझते हैं कि हम एक यार्ड स्टिक लगाएंगे, एक रूल बना देंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आती। इन्वेस्टमेंट लोगों के कॉन्फिडेंस से आती है। क्या SIFC में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जो लोगों को इत्मीनान दे, लोगों को इनकरेज करे कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, इसमें आप आए, इन्वेस्ट करें। सबसे पहले हमारा फोकस हमारा अपना बिजनेसमैन होना चाहिए, हमारा लोकल इन्वेस्टर होना चाहिए। इवन वो छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो जो ₹1 भी इन्वेस्ट करना चाहता है, हमें उसको भी फैसिलिटेट करना है कि वो सेविंग की तरफ आए और इन्वेस्टमेंट करे। बिल्कुल ठीक है। समय बस वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नासिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत हैं, और जैसे कि उन्होंने कहा और मेरे ख्याल है दुरुस्त कहा कि हमें पहले अपने जो कोर इश्यूज हैं, स्ट्रक्चर है, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद और चीज़ों के ऊपर जो है उम्मीदें लगाने की ज़रूरत है और चीज़ों को गेम चेंजर डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। आई रियली होप एंड प्रे कि इस मौजूदा पोलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर जिस तरह का फाइनेंशियल बिल आया है, जो एक मईशत का एक डाउनवर्ड स्पाइरल बहुत से लोग प्रिडिक्ट करें कि उसका आगाज़ होगा, हम किसी तरह से उससे बच जाएं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो कोई बहुत मस्बत नहीं नजर आते पाकिस्तानी मईशत के लिए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।